अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है कि कल हमने एक कंसेप्ट सीखा था जावास्क्रिप्ट में, बेसिक कंसेप्ट वो था वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स समझा था, फिर हमने सारा सिनेरियो समझा था कि रैम में किस किस तरह से डाटा सेव होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होता है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारा हमने कल अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, ठीक है। अब इससे वन स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है, और हम समझेंगे कि जो वेरिएबल है ना, इसकी नाम रखने के क्या स्टैंडर्ड हैं और इसकी वैल्यू रखने के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। वैल्यू किस किस टाइप की ऐसी है ये हमने समझना है। तो वेरिएबल हम किस तरह डिफाइन करते थे, var का कीवर्ड होता था जो बताता था जावास्क्रिप्ट को कि ये डाटा आपने रैम में रखना है, सही है। उसके बाद आप नेम देते थे, ऐसे ही है ना, जैसे मैं कह देता हूँ num1, फिर इक्वल टू का साइन लगाते थे, फिर वैल्यू। ये इक्वल टू है ना, ये मैथ वाला इक्वल टू नहीं है, मैंने कल भी बताया था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये ग्लास है ना, इसका मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, सॉरी राइट साइड वाली, इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू है उसको इसके अंदर डालना है, और लेफ्ट साइड वाला जो भी है नाम उसको इसके ऊपर टैग करना है, सही है। राइट साइड वाली उसकी अंदर भेजनी है और लेफ्ट साइड वाली उसके ऊपर टैग करनी है, समझ आ गई। अच्छा, अब इसका ये जो नेम है ना, ये नेम, इसको रखने के ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सही है। अब इसके समझो कुछ रूल्स हैं, रूल्स कह रहे हैं आप, सही है। अब वो रूल्स क्या हैं वो वन बाय वन आप ना राइट डाउन करते जाना। अच्छा, पहला रूल जो है ना वेरिएबल का नेम रखने का, वो ये है कि वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना नंबर स्पेस 1, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है, तो उसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है, सही है। वेरिएबल का नेम कभी भी स्पेसिस के साथ नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ गई। स्पेस सेंसिटिव है ये, इसमें स्पेस नहीं आती, ओके। ये पहला इसका रूल था कि वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा इसका रूल है कि इस वेरिएबल का नेम कभी भी न्यूमेरिक वर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, समझ आ गई। नंबर इसमें आ सकते हैं लेकिन उनसे पहले एटलीस्ट 1 ABC करैक्टर होना लाजमी है, समझ आई, ठीक है। नंबर, दूसरा रूल क्या है कि वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर उसके नाम में आ सकते हैं लेकिन उनसे पहले एटलीस्ट 1 ABC करैक्टर होना लाजमी है, ठीक है। ये इसका दूसरा रूल है। अच्छा, अब तीसरा रूल इसका ये है कि वेरिएबल के नेम में ना कुछ स्पेशल करैक्टर समझते हैं, परसेंटेज का साइन, लेस देन का साइन, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं हमारे, ये सारे इसमें सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। 2 बस ऐसे करैक्टर्स हैं जो इसमें आ सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स, और उनके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। उनमें से नंबर फर्स्ट पे आता है अंडरस्कोर, क्या आता है, अंडरस्कोर, ठीक है। एक ये सपोर्टेड है वेरिएबल के नाम के अंदर कि आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, ये शुरू में भी आप लगा सकते हो, ठीक है, एरर नहीं देगा आप, समझ आ गई। दूसरा जो साइन है ना वो है डॉलर का, किसका, डॉलर का। डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा यहाँ पर मैं अगर परसेंटेज भी लगाता हूँ ना तो देखो एरर है, सही है। अगर लेस देन लगाता हूँ एरर है, ये लगाता हूँ फॉरवर्ड स्लैश एरर है, समझ आ गई। बस 2 ही करैक्टर्स आ सकते हैं, एक अंडरस्कोर और एक डॉलर, सही है। आप अगर हम फर्स्ट पे लगा रहे कोई एरर नहीं आ रहा, तो इन दोनों में लगा सकते हैं, बाकी नंबर के केस में शुरू में नंबर नहीं आ सकता, बस, ठीक है। पहला इसका स्टैंडर्ड क्या है, सॉरी रूल, वेरिएबल के नेम में स्पेसिस नहीं आएंगे। दूसरा रूल क्या है कि वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर उसमें आ सकते हैं लेकिन उनसे पहले एटलीस्ट 1 ABC करैक्टर होना लाजमी है, ठीक है। तीसरा इसका रूल क्या है कि इसमें सारे स्पेशल करैक्टर्स यूज़ नहीं होते, बस 2 स्पेशल करैक्टर्स हैं जो इसमें आ सकते हैं, एक है अंडरस्कोर, एक है डॉलर, समझ आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये इसके नेम रखने के ना कुछ रूल्स थे, सही है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसको लिखने का स्टैंडर्ड क्या है जो मार्केट में फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब हमें पता है कि लिखने के अंदाज को हम क्या कहते हैं, फॉन्ट, ऐसे ही है ना, क्या कहते हैं, फॉन्ट। अच्छा, अब ये जो फॉन्ट होते हैं ना ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला होता है अपर केस, ऐसे ही है ना, इसमें कैसे लिखते हैं हम, सारे करैक्टर्स, कुछ आप भी बोलो, आप लोग भूले हुए हो,
हैं, आलोक भी तो बोलो साथ। और दूसरा होता है लोअर केस, जाग के बैठना यहाँ, इसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में लिखे जाते हैं, सही है। तीसरा एक स्टैंडर्ड केस होता है, उसको हम कहते हैं स्नेक केस। ऊपर केस में नहीं लिख सकते यार, आ जाएगा कैरेक्टर ऊपर केस में लिख सकते हैं। कैरेक्टर का तो अपर केस लोअर केस होता ही नहीं है। अपर केस लोअर केस सिर्फ ABC कैरेक्टर्स में चलते हैं, नंबर्स में भी नहीं, कैरेक्टर्स में भी नहीं चलते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक होता है स्नेक केस। क्या होता है? स्नेक केस। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना ये होता लोअर केस ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हर वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफ्रेंशिएट किया जाता है थ्रू अंडरस्कोर। किसके? थ्रू अंडरस्कोर। जैसे मैं अपना नाम पूरा लिखता हूँ मोहम्मद, फिर इसके बाद मैं लिखूँगा अंडरस्कोर, फिर जुहैर, फिर अली, सही है। इस तरह हर वर्ड के बाद आप अंडरस्कोर लगाते हो। ये है स्नेक केस। तीसरा केस होता है, उसको कहते हैं पास्कल केस। क्या कहते हैं? पास्कल केस, ठीक है। ये कौन सा होता है? इसमें ना हर वर्ड का, अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं है स्नेक केस में कि लोअर केस में आएगा, इसकी ये पॉलिसी नहीं है। इसमें बस हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर आ, ठीक है, लास्ट वर्ड के बाद नहीं, उसके बाद तो डॉट आएगा, सही है। अच्छा, पास्कल केस में क्या होता है? हर वर्ड का पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। जैसे अब मैं लिखता हूँ मोहम्मद, जुहैर, अली, सही है। तो ये मेरा पास्कल केस है, ओके, कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं, सही है। अब मैं नेक्स्ट लेके आपको चलता हूँ। पांचवा केस होता है, उसको हम कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं? कैमल केस, जो कि इस प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसा होता है? पास्कल केस में तो है ना कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना है। इसमें पहले वर्ड का पहला लेटर बस लोअर केस में होता है, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, सही है। बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे लार्ज हैं, ठीक है। पास्कल केस में क्या है? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है, पहला बस, बाकी सारे स्मॉल। कैमल केस में क्या है? पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रखना है, बाकी सारे कैपिटल रखने हैं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, सही है। ये 5 कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, सही है, लेकिन हम बस एंड वाला यूज़ करेंगे कैमल केस। इसकी वजह क्या है कि मार्केट में यही यूज़ होता है, सही है। अब अच्छा, अब अगर आप कहो कि मैंने मार्केट के साथ चलना ही नहीं, मैंने तो अपनी, मेरी मर्ज़ी है, मैं अपर केस यूज़ करूँगा, अच्छा ऐसा नहीं हम कर सकते, ठीक है। जब हम दुनिया में आते हैं ना, रियलिटी में, तब हमें दूसरों की बातें मान के चलनी पड़ती है, सही है। अब मार्केट का स्टैंडर्ड ये बन चुका है। स्टैंडर्ड क्या होता है? मतलब लोगों का ना काम करने का रुझान, सही है, वो किस अंदाज में काम करते हैं, अंदाज क्या है। अच्छा, अब लोग कैमल केस में काम करने की वजह ये है क्योंकि ये अंडरस्टूड भी है, ठीक है। देखो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ ना इसको इजीली बाकियों की निस्बत, इस वजह से हम कैमल केस को रेकमेंड करते हैं, सही है। और प्रोग्रामिंग में ना कैमल केस ही सब कुछ, कैमल केस में ही हम सब कुछ लिखते हैं, सही है। ऐसी वजह क्यों है? क्योंकि कोई, बेशक आप अपना काम भी करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, सही है, जो क्लाइंट्स होते हैं ना, क्लाइंट्स वो आपसे, कई कुछ होते हैं क्लाइंट्स, वो बड़ा नॉलेज होता है उनके पास, ठीक है, वो आपसे प्रोजेक्ट बनाने के बाद ना आपका प्रोजेक्ट, आपका कोड किसी और से टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। कई बार क्लाइंट कहता है मैंने टेस्टिंग खुद करवानी, सही है। इसका मतलब क्या है कि वो मेरा प्रोजेक्ट किसी को दिखाएगा, उससे टेस्ट करवाएगा, सही है। अब वो अगर आपका कोड देखेगा, आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए होंगे तो वो क्लाइंट को क्या कहेगा कि उसने देखो क्वालिटी के हिसाब से कोड ही नहीं किया, तो इसको पैसे कम देने, सही है। इस वजह से हर स्टैंडर्ड आपने फॉलो करना है, सही है, समझ आ गई। और स्टैंडर्ड क्या है? कैमल केस ही यूज़ करना है, समझ आ गई। सारे कर सकते हैं लेकिन हम कैमल केस ही करें, ओके। अच्छा, अब हमने वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स भी देख लिए और लिखने का अंदाज स्टैंडर्ड भी देख लिया, ठीक है, समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है, कि इसकी वैल्यू की क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है।
कि मतलब इस वेरिएबल के अंदर किस किस टाइप का डाटा आ सकता है। अब कंप्यूटर में कितने टाइप्स का डाटा होता है मुझे बताएं। कंप्यूटर में टेक्सचुअल टाइप का डाटा होता है जो हम कैसे लिखते हैं, ABC ऐसा कुछ, ये वर्ड्स नहीं हम लिखते, ये टेक्सचुअल डाटा होता है, सही है। लाइक हम व्हाट्सएप पर भी डाटा शेयर करते हैं, एक पहली टाइप का होता है टेक्सचुअल डाटा, हम कोई टेक्स्ट लिख के सेंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है नंबर्स टाइप, मतलब हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स टाइप का डाटा। अच्छा, अब नंबर्स में भी दो तरह के होते हैं नंबर्स, एक इंटीजर्स, सही है, जो विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, एक विद फ्लोटिंग पॉइंट्स आते हैं, ऐसी है कि नहीं, सही है। ये दो टाइप के दो कैटेगरी कह सकते हैं, टाइप तो एक ही है, नंबर ही है, सही है, समझ आ गई, ठीक है। एक टेक्सचुअल टाइप का डाटा है, एक नंबर टाइप का डाटा, और नंबर के भी आगे दो सब टाइप हैं, एक इंटीजर एक फ्लोटिंग पॉइंट, सही है, समझ आ गई। अच्छा, तीसरी टाइप का डाटा कौन सा आता है जो आप शेयर कर सकते हो या कंप्यूटर में, मीडिया टाइप, इमेजेस, इमेजेस, ये क्या कर रहे हैं, वीडियोस और ऑडियोस, ठीक है। ये मीडिया टाइप डाटा जो आप शेयर करते हो कंप्यूटर में भी रखते हो, ठीक है। ये तीसरी टाइप ये होगी डाटा की। चौथा एक और भी टाइप का होता है बुलियन डाटा, जैसे ट्रू और फॉल्स, इसको कहते हैं बुलियन टाइप डाटा। क्या कहते हैं, बुलियन टाइप का डाटा, सही है। अभी ये मैं चार ही रखता हूँ आपके पास, और कोई शेयर करते हैं आप वैसे व्हाट्सएप वगैरह में और किसी टाइप का डाटा, यही मेजर होते हैं टेक्सचुअल टाइप डाटा नंबर्स में, या फिर मीडिया टाइप डाटा, या फिर ट्रू फॉल्स भी नहीं आप करते, ऐसी है कि नहीं, ये वैसे कंप्यूटर में बेस करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, सॉरी, समझ आ गई। ये चार टाइप्स का डाटा है हमारे पास, टेक्सचुअल टाइप, नंबर टाइप, मीडिया टाइप और बुलियन टाइप, सही है। अभी मैं चार ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और भी हैं, सही है, इतना दिमाग में रखिएगा कि और भी हैं, सही है। ये जब आप जावास्क्रिप्ट में बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, फिर मैं बाकी आपको पढ़ाऊँ। सर हम बुलियन टाइप को टाइप नहीं करते, कहते हैं ट्रू और फॉल्स करते हैं। ये ट्रू और फॉल्स, ये भी एक टाइप है ना इसकी, कोई ना कुछ, हर डाटा की कोई ना कोई टाइप होती है। ये जो ट्रू और फॉल्स है, इनकी टाइप होती है बुलियन, सही है, जो विदाउट टाइप कोई डाटा नहीं होता, सही है, ठीक है। अब मैं इतना तो हमने देख लिया कि किस किस टाइप का डाटा है। अब हमने देखना है ये डाटा जो है ये हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से लिखेंगे, सही है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू में किस तरह से लिखेंगे, सही है। अब ये अंडरस्टैंड करना है हमने। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग हमसे कहती है कि अगर तो आपने वैल्यू के अंदर टेक्सचुअल डाटा स्टोर करना है, टेक्सचुअल मीन इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स, तो वो कहते हैं कि आपने उनको हमेशा कोट्स में लिखना है। किस में लिखना है, कोट्स में, ये कॉमास के अंदर, ठीक है। इनको हम टेक्निकल वे में स्ट्रिंग कहते हैं, नॉन टेक्निकल वे में कॉमास वगैरह, ठीक है। तो हम इसको अपनी फील्ड में क्या कहा करेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। वो कहते हैं अगर आपने टेक्सचुअल टाइप का डाटा स्टोर करना है ना, तो आपने स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना है, सही है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी इंग्लिश लाइक लिखूंगा ना, तो मुझे एरर नहीं आएगा, सही है। अब कल आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर आपका चल नहीं था रहा, ऐसे ही ना एरर आ रहा था, जब मैंने कोर्स में लिखा था चल गया था, सही है। वो वजह यही थी कि वैल्यू इसमें प्रोग्रामिंग में इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही लिखने हैं, सही है। आपने जब नंबर लिखा था तो मैंने कहा सर आपने इसमें नहीं लिखा, हाँ ऐसे ही है, वो इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्सचुअल जो डाटा है ना, टेक्सचुअल जो इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ किस में लिखने हैं, स्ट्रिंग में, ठीक है। नंबर जो है ना, नंबर्स, वो आपने सिंपल डायरेक्ट विदाउट स्ट्रिंग लिखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इनके लिए मतलब कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। वो आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, सही है। समझ आ गई, टेक्सचुअल डाटा कैसे स्टोर करना है, नंबर डाटा कैसे स्टोर करना है, क्लियर है। सर नंबर की दो टाइप हैं, हाँ, दोनों टाइप को इसी तरह रख सकते हैं विदाउट स्ट्रिंग। नेक्स्ट चलें, यस सर। ओके, अब हमारे पास तीसरी टाइप का जो डाटा है ना, बुलियन, ये भी विदाउट स्ट्रिंग ही जाता है, सही है, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये भी विदाउट स्ट्रिंग, सिर्फ जो टेक्सचुअल टाइप का डाटा है वो स्ट्रिंग में लिखना है, उसके अलावा बाकी सारे
विदाउट स्ट्रिंग लिखनी। समझ आ गई? ओके, अब हमने ये देखना है कि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ये डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। कितने? 3। स्ट्रिंग आप वो कहते हैं डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, स्ट्रिंग आप सिंगल कोमा में भी डिफाइन कर सकते हो, डबल कोमा में भी कर सकते हो, फिर एक तीसरा होता है ये टिल्डा का साइन। कौन सा? टिल्डा। इसको ना हम अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, ये जो 1 के साथ है ना बटन, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करोगे ना, या विदाउट शिफ्टिंग, तो ये आपको ये परी साइन दे देगा। सही है, इसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स। सही है, ये तीनों यूज़ होते हैं स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए, मतलब टेक्सचुअल डाटा लिखने के लिए। समझ आ गई? सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और टेम्पलेट लिटरल्स। सही है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बच्चे करते हैं जी। नहीं, ये 1 के साथ है। ठीक है, सिंगल कोट्स, वो सिंगल कोट्स नहीं, सिंगल कोट्स है, शिफ्ट प्रेस करके सिंगल कोट्स पे प्रेस करोगे ना तो वो डबल कोट्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उस पर आ जाते हैं आप वाले क्वेश्चन कि 3 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, ऐसे है कि नहीं? बच्चे कहते हैं ना 3 क्यों नहीं है, 1 होना चाहिए। अच्छा, अब इस चीज़ को हम समझते हैं ये 3 क्यों। अच्छा, अब अक्सर औकात क्या होता है कि कुछ लोग ना अपने नाम के अंदर ना एस वगैरह लगाते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही ना, जैसे लेट्स सपोज मेरी कोई शॉप है, सही है, जुहेब्स ट्रेडर, तो मैं अपना नाम कैसे लिखूंगा? लेट्स सपोज मैं बाय सिंगल कॉमा यूज़ करता हूँ। ओके, अब मैंने अपना नाम लिखना है जुहेब्स ट्रेडर, तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, ऐसे ही है, यहाँ पर लिखूंगा ट्रेडर। सही है। अब ये मुझे एरर दे देगा। सही है, इसका एरर क्यों है? क्योंकि उसने कहना स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, ये विदाउट स्ट्रिंग लिख रही हो, इस वजह से एरर। सही है, इस वजह से ना इन्होंने हमें 3 तरीके दिए। इन्होंने कहा कि अगर आप बाहर सिंगल कोटेशन यूज़ करते हो ना, आप अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बाहर डबल कोट्स यूज़ करते हो तो आप अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ कर सकते हो। सही है। अब अगर मैं बाहर डबल कोटेशन लगाऊँ ना तो मेरा एरर खत्म हो जाएगा। सही है, इस वजह से इन्होंने ये 3 तरीके दिए हैं कि हो सकता है कि आपको अपने नाम के अंदर सिंगल कोटेशन लगानी पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे, बाहर डबल कोट्स लगाएंगे तो अंदर सिंगल लगा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर डबल लगानी है तो बाहर क्या करेंगे, सिंगल लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ बाहर मैं सिंगल लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, मैंने अपना नाम लिखना था कोटेशंस में तो मैं लिख दूंगा जुहेब। अब बाहर मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किया ना तो मैं अंदर डबल लगा सकता हूँ, लेकिन अंदर अगर मैं सिंगल करूँगा तो मुझे एरर है। सही है, सिंगल में आप डबल लगा सकते हो, सिंगल नहीं लगा सकते, डबल में सिंगल लगा सकते हो, डबल नहीं लगा सकते। ये 2 का समझ आ गया डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ टिल्डा के साइन में क्या डिफरेंस है। ये टेम्पलेट लिटरल्स, ये भी तो स्ट्रिंग ही डिफाइन करती है ना, अब इसमें क्या डिफरेंस है ये समझना हमको। ओके, अच्छा, इसमें आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, इसमें आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, बस यहाँ तक इसकी बात ख़त्म नहीं हो जाती। पहले तो मैंने ये बताया इसमें आप सिंगल भी लगा सकते हो और डबल भी लगा सकते हो। अगली चीज़, एक इसकी और भी ब्यूटी है। ठीक है, वो ब्यूटी क्या है? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको नाम देता हूँ, इस वेरिएबल को मैसेज, क्या देता हूँ, मैसेज, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस वेरिएबल में यूज़र नेम। ओके, इसमें लिख लेता हूँ जुहेब। अब लेट्स सपोज, सोचो 1 मिनट के लिए, इमेजिन करो मैंने ये यूज़र नेम लेना था, या यहाँ पर कह दें हेलो, आगे नेम आ जाएगी। अब लेट्स सपोज ये जो यूज़र नेम, इमेजिन करें एक वक्त के लिए कि हमने ये यूज़र नेम लेना था यूज़र से, ठीक है, उससे उसका नाम लेना था, फिर उसको प्रिंट करना था हेलो के साथ। सही है, तो फिर हम क्या करेंगे?
यहाँ पर यूज़र नेम लिख दें डायरेक्ट, वेरिएबल का नेम, ऐसे ही माइंड में आता है। ऐसे करूँगा ना, क्या होगा अगर मैं इसको चलाऊँ तो मुझे कैसे चलाएंगे, नोड स्क्रिप्ट डॉट यस, क्या कह रहे हैं, हेलो यूज़र नेम। लेकिन मुझे यूज़र नेम नहीं चाहिए था, मुझे उसके अंदर की वैल्यू चाहिए। मतलब अगर आप स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए इन्होंने हमें टेम्पलेट लिटरल्स दिए, ठीक है। ये लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया था ना, ES6 ECMAScript 6, ये उसका पार्ट है, टेम्पलेट लिटरल्स, सही है। इसको आप यहाँ पर फिर क्या करोगे, अब इसमें इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है ना, फिर आप क्या करोगे, डॉलर का साइन लगाओगे और आगे कर्ली ब्रेसेस में इसको रैप कर दोगे। अब इसके अंदर की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब मैं चलाऊंगा ना तो देखो हेलो जुएबा, समझ आ गई। सिंगल कोट्स क्यों दिए हैं, ताकि हम सिंगल के अंदर डबल यूज़ कर सकें, डबल दिए हैं ताकि हम सिंगल यूज़ कर सकें अंदर। टेम्पलेट लिटरल्स दिए हैं सिंगल डबल दोनों भी यूज़ कर सकें, और अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं ना स्ट्रिंग में, तो वो भी कर सकें, सही है। तीनों में क्लैरिटी है। चलिए नेक्स्ट, ओके। अब हमने स्ट्रिंग टाइप का देख लिया, नंबर टाइप का देख लिया, बुलियन टाइप का देख लिया, ऐसे ही है ना। और ये 3 मेजर टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग में, ये मीडिया टाइप नहीं होता, सही है। अच्छा, 3 टाइप्स का डेटा है, टेक्सचुअल, नंबर और बुलियन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा, सही है। अब हमने कुछ नई चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वो ये है, लेट्स सपोज, अच्छा अगर मैं यहाँ पर फिर नाम दे दूँ यूज़र नेम इस वेरिएबल को भी, तो क्या होगा। मैंने इसको भी यूज़र नेम नाम दिया, इसको भी यूज़र नेम दिया, अब होगा क्या। अब देखो रैम में ये बॉक्स है ना, इसमें पहले से यूज़र नेम पड़ा हुआ था जुहेब, सही है। अब मैंने एक और नेम बना दिया है, ऐसा नहीं होगा कि उस नेम से एक न्यू बॉक्स बन जाएगा, नहीं, वो इसी यूज़र नेम में नई वैल्यू रख देगा, ठीक है। समझो इस यूज़र नेम की वैल्यू में आप मुझे ये मिलेगा, ठीक है। इसने इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है, नीचे वाले ने ऊपर वाले को ओवरराइड कर दिया, सही है, समझ आ गई, ओके। अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 2 और टाइप्स में अभी आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको कहता हूँ इज जावास्क्रिप्ट इजी इक्वल टू। अब इसका आंसर मैंने लेना था यूज़र से, इसका आंसर किससे लेना था, यूज़र से, ऐसे ही है ना। अब जब तक यूज़र नहीं दे रहा तब तक इसमें कुछ ना कुछ रखना है ना, ऐसे है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रखना है। अब या तो मैं इसमें क्या करूँ, ब्लैंक स्ट्रिंग रख लूँ, ऐसे ऐसे ही है। अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन होता है नल का, नल डेटा टाइप, ठीक है। कौन सी डेटा टाइप, नल। ये नल डेटा टाइप क्या करती है, अब वेरिएबल तो रैम में क्रिएट होगा इस जावास्क्रिप्ट इजी के नाम से, ठीक है, मतलब बॉक्स रैम में क्रिएट होगा, लेकिन उसमें वो खाली होगा, उसमें कुछ भी नहीं रखा जाएगा, समझ आ गई, उसमें कुछ भी नहीं रखा जाएगा, ओके। नल का मतलब खाली डब्बा रैम में क्रिएट कर दो, सही है। अच्छा एक और होता है अनडिफाइन, नल के साथ एक और होता है अनडिफाइन, सही है। ये क्या कहते हैं, ये भी सेम वैसे नल की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट को कहता है कि अभी तुमने रैम में नहीं क्रिएट करना बॉक्स, ठीक है। जब मैं इसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा तब करना, ठीक है। अनडिफाइन का मतलब अभी मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की तो तुम इसको रैम में क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। जब मैं इसकी डिफाइन कर दूंगा तब रैम में क्रिएट करना, समझ आ गई। नल और अनडिफाइन में फ़र्क क्या है, ओके। अब ये 5 डेटा टाइप्स हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल और अनडिफाइंड, ठीक है। नल बॉक्स क्रिएट नहीं करेगा, रख देगा, नल के लिए स्पेसिस रख देगा। नल का मतलब है रैम में बॉक्स क्रिएट करना है लेकिन उसको खाली रखना है। अनडिफाइन का मतलब है अभी रैम में नहीं कुछ भी डिफाइन करना, अभी इसको यहाँ पर नहीं करना, नहीं करना, ऐसे
रखना अभी यहाँ पर रखो, मैं जब इसको डिफाइन कर दूंगा ना तब रैम में क्रिएट करूँ। समझ आ गई इसकी? ठीक। नेक्स्ट चलें? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब ये तो हो गई कुछ डेटा टाइप्स, नंबर, बुलियन, नल, और इसको कहते हैं इज नल, इसको कहते हैं इज अनडिफाइंड, सही है, और इसको कहते हैं नंबर, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, सही है। ये मैंने 5 लाइन से डिफाइन कर दी। अब हम 1 स्टेप आगे चलेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, हमने अब ऑपरेटर्स पढ़ने ऐसी है ना, मैं बताया था हम पहले छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करेंगे प्रोग्रामिंग में, फिर बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटी चीज़ तो हमने पढ़ ली, वेरिएबल। अब इससे 1 स्टेप आगे जाना है और हमने पढ़ने हैं ऑपरेटर्स, सही है। क्या पढ़ने हैं? ऑपरेटर्स। अच्छा, जिस तरह HTML में था ना, HTML CSS में कमेंट का कंट्रोल हमारे पास ऐसे ही है ना, कि हम कमेंट की डेफिनेशन क्या है कि कुछ लाइन ऑफ कोड आप चाहते हो कि यहाँ पर तो नज़र आए लेकिन वो एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप इसको कमेंट कर दें, ठीक है। तो वो सिर्फ इस फाइल में लिखे हुए आपको नज़र आएंगे लेकिन वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेंगे। समझ आ गई? अच्छा, यार स्मेल कहाँ से आ रही है? किचन से आ रही है ना, चलो। अच्छा, अब HTML में कमेंट किस तरह से होता था, कौन बताएगा? HTML में कमेंट होता था एंगुलर ब्रैकेट्स, ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसके बाद हम लगाते थे 4 हाइफन, ऐसे है ना, 4 हाइफन। CSS में कैसे होता था? इनके अंदर फॉरवर्ड स्लैश, डबल स्टैरिक, फिर फॉरवर्ड स्लैश, इनके दरमियान में हम अपना कंटेंट लिखते थे, ऐसे ही है ना, और इसमें 2 हाइफन के बाद अपना कंटेंट लिखते थे। HTML और CSS में इस तरह से होता था। जावास्क्रिप्ट में ना 2 तरह से कमेंट होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 2 तरह से कमेंट होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। पहला कौन सा होता है? सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट अगर आपने करने ना, मतलब सिर्फ एक लाइन को आपने कमेंट करना है, आप कहते हो ये एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने, सही है। आप उस लाइन के स्टार्ट में लगा दोगे डबल फॉरवर्ड स्लैश। क्या लगा दोगे? डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या कहते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। अब दूसरा जो होता है ना कमेंट की टाइप, उसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। क्या कहते हैं? मल्टी लाइन कमेंट। जैसे ये है, सही है, इनको मैंने कमेंट करना है, फिर मैं क्या करूँगा, मल्टी लाइन है ना, तो जहाँ से कमेंट करना स्टार्ट करना है वहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और स्टैरिक लगाऊंगा, और जहाँ तक करना है वहाँ पर ला के भी स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा। सेम CSS वाला सिंटैक्स, ठीक है। मल्टी लाइन करना है तो इस तरह से करना है, सिंगल लाइन करना है तो इस तरह से करना है। ये कमेंट हो गया है, ये आपको तब पता चलता है जब टेक्स्ट ग्रीन हो जाए, इसका मतलब वो कमेंट हो। समझ आ गई? सिंगल लाइन कमेंट करना है तो लाइन के स्टार्ट में डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी। मल्टी लाइन करना है तो पहले तो टेक्स्ट जितना भी आपने करना है ना कमेंट मल्टी लाइन्स, उसके स्टार्ट में जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जहाँ पर एंड करना है वहाँ पर स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट हो गया और मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है जी, करना हो कितनी मर्जी लाइनें हो, वो मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन में आ गया, सही है। अच्छा, सिंगल में करने की कोशिश करेंगे ना, होगा वो उसी पे मैं आ रहा था कि अगर आप मल्टी लाइन को भी सिंगल से करते हो ना, वो तब भी होगा, इशू वाली बात नहीं है, सही है। लेकिन बस उन्होंने एक अपनी मार्केट रखी है, हाँ नहीं नॉलेज नहीं, एक कंसेप्ट बढ़ाया है सिंगल लाइन मल्टी लाइन, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हमें काम आ जाता है कि हमें मल्टी लाइन कुछ और तरह से मैनेज करनी पड़ती है, उसमें हम दूसरा सिंटैक्स भी यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब मैंने दोनों आपको बता दिए। अब हमने जावास्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ लिया? वेरिएबल्स, उसके नेम के स्टैंडर्ड्स, डाटा टाइप्स और कमेंट का पढ़ लिया, ठीक है। मेरा मुंह, अच्छा इतना समझ आ गया आपको? अब हम ऑपरेटर्स थोड़े यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट तरह के ना ऑपरेटर्स लाया करते हैं, ठीक है। उनमें ऑपरेटर्स समझते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं? मतलब कुछ मल्टीपल मतलब सिंबल्स होते हैं, ठीक है, उनको मिलाकर हम कोई ना कोई एक्सप्रेशंस वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लें। अब पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है।
यहाँ पर पहली टाइप के ऑपरेटर आते हैं, उनको कहते हैं अरिथमेटिक। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, आगे ये एक्सपोनेंट और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होते हैं, ऐसे ही है ना? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ फिर आपको समझ, ये पावर में लेने के लिए वैसे। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आज हमें क्लियर करने हैं। सही है, ये तो वैसे पहले भी आप इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे, लेकिन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सही है, अच्छा लेट्स सपोज यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। एक को कहता हूँ वेरिएबल num1 इक्वल टू 10, एक को कहता हूँ var num2 इक्वल टू 20। ठीक है, और एक वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, दोनों को सम कर देता हूँ, num1 प्लस num2। ठीक है, समझ आ गई? अब अगर मैं कंसोल करवाऊँ रिजल्ट को तो क्या आना चाहिए? कौन बताएगा? क्या आएगा? 30 आएगा। यस सर। क्या आ रहे हैं? 30। ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया था वेरिएबल का नाम पुकारेंगे ना, उसके अंदर की वैल्यू आएगी। तो समझो यहाँ पर num1 लिख रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20, और दोनों सम होके 30 हो जाते हैं। सही है, समझ आ गई? अगर हम माइनस करें num2 माइनस num1, फिर क्या आएगा? माइनस num2 कितना है? 20। सही है, 20 माइनस 10, 10। ओके, अच्छा एक चीज़ अगर आप नोट करो ना, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, इक्वल टू का साइन, इसकी ना एक और भी जॉब होती है। वो क्या है कि एक तो ये काम करते हैं वैल्यू असाइन करने की, कि राइट साइड वाली वैल्यू मैंने लेफ्ट में असाइन करनी है। ठीक है, दूसरा ये काम क्या करता है कि इक्वल टू के बाद अगर असाइनमेंट ऑपरेटर्स है ना, कौन से असाइनमेंट, चाहे वो 100 भी हैं, ये 100 के 100 को पहले सॉल्व करेगा, फिर उनका एक जवाब प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो जवाब वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, समझो पहले सारा का सारा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फिर उसको स्टोर करेगा। समझ आ गई? ये इसकी दूसरी जॉब होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। पहली वैल्यू असाइन करना, दूसरी अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो पहले उनको सॉल्व करना है, बाद में एक रिजल्ट लाना है, उसको असाइन करना है। समझ आ गई? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन लिखें यहाँ पर, फिर क्या होगा? अब क्या आएगा? 200। सही है, अगर num1 को डिवाइड करें num2 से, अब क्या आएगा? क्या आएगा? num1 10 है, num2 20 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। तो अब यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा? 0.5। अच्छा, अब ये जो मॉडुलस है, अच्छा पहले ये चार हमने पढ़े ना, इन चारों को एक ही में यूज़ करके देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2 या मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय num2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? यहाँ पर ना एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं डीमैस। क्या कहते हैं? हाँ, अभी डीमैस पे चलें। ठीक है, डीमैस सही है। डी मीन डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब ये अप्लाई कैसे होता है? डीमैस रूल इसमें अप्लाई होगा जब एक्सप्रेशन बढ़ जाए ना, तो उसमें डीमैस रूल्स अप्लाई होते हैं। ये क्या होता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है। ठीक है, फिर देखा ऐसा नहीं है कि डिवीजन पहले ही होनी है हमेशा, ऐसा नहीं है। सही है, होता क्या है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का लेवल सेम होता है। ठीक है, फिर देखा जाता है क्योंकि कंट्रोल स्टार्ट होता है राइट लेफ्ट टू राइट। ठीक है,
वो देखते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने पे पहले डिवीजन आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना पहले, तो वो पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा। अगर पहले डिवीजन आ रही है तो पहले डिवीजन करेगा। सही है। अब डी मैथ्स लगाएं और मुझे बताएं यहाँ पर क्या आएगा आंसर। कौन बताएगा? बोलो, कोशिश आ गई। हाँ सॉरी, मैं नीचे कर लेता हूँ। अब बताएं क्या आंसर प्रोड्यूस होगा रिजल्ट में। आराम से करो, कोई नहीं, बस जवाब अच्छा देना। ये 5+2 है। 5+2 मैं दिखाऊँ करके। पहले मल्टीप्लिकेशन करें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही ना। num 2 मल्टीप्लाई बाय 5। डिवीजन करें दिमाग। मैंने अभी तो बताया, आप जब मैं बोल रहा होता हूँ फोकस नहीं करते, ठीक है, फिर बाद में पूछते हो। मैंने अभी बताया कि डी मैथ्स में ज़रूरी नहीं है कि पहले डिवीजन ही होनी। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का लेवल सेम होता है, ठीक है। कंट्रोल हमारा स्टार्ट होता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अगर लेफ़्ट से राइट में जाने में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रही तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही होनी, ठीक है, क्योंकि डी और एम दोनों लेवल सेम। सही है। अब num 2 कितना था? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100। सही है। उसके बाद होगी डिवीजन, तो डिवीजन कर दो। 2 डिवाइडेड बाय num 2, 2 को डिवाइड करो num 2 पे 1/10, तो 1/10 कितना होता है? नहीं, वो 1.2 होता है। 1 डिवाइडेड बाय 10 किसी को नहीं पता? मैथमेटिक्स नहीं करते। 0.1 होता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 0.1। अच्छा, डिवीजन होगी और उसके बाद ये भी डिवीजन होगी। 10 डिवाइडेड बाय 4 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ऐसे ही है। अब 5 डिवाइडेड बाय 2 करें 2.5। अब एडिशन कर दें। num 1 10 प्लस 100 110 110 प्लस 0.1 10.1, ठीक है। 110.1 110.1 माइनस 2.5 कितना हो गया? 108.4 108.4 नहीं, 107.6, ठीक है। ढाई है ना, तो ढाई काटेंगे 10 में से तो 7.5 और 1 ये आ गया, तो 107.6। सही है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अब हम देखते हैं ये आंसर सही भी दे रहा है कि नहीं। 107.6 इस तरह ये सॉल्व होते हैं। ओके, समझ आ गई इसकी? अच्छा, अब ये जो बाकी दो रह गए हैं ना, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले लिखते हैं मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ num 2 का मॉडुलस लो num 1 से, सही है। नज़र आ रहा है कि नहीं? इनको मैं ऊपर ले जाऊँ। अब यहाँ पर देखें, मैं कह रहा हूँ num 2 का मॉडुलस लो num 1 से, मतलब num 2 को डिवाइड करो num 1 से। अब ये डिवीजन वो वाली नहीं है जो आप समझते हो कि num 2 ऊपर रखो num 1 नीचे रखो, ये वो वाली नहीं है, ठीक है। वो होती है ना रूट वाली डिवीजन, ठीक है। वो रूट बनता है, सही है। एक वैल्यू अंदर जाती है, एक बाहर आती है, फिर डिवीजन होती है, सही है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन सी जाएगी अंदर कौन सी जाएगी? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको रीड करो, आ रहा है num 2 डिवाइडेड बाय num 1। अभी num 2 इधर है, num 1 इधर है। जब डिवीजन मतलब जगह प्लेस होती है ना, तो यहाँ राइट वाला लेफ्ट पे आ जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, लेफ्ट वाला अंदर चला जाता है, ठीक है। जगह तब्दील हो जाती है, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ ना num 2 को डिवाइड करो num 1 से, तो num 1 बाहर आ जाएगा, num 2 अंदर चला जाएगा, दोनों की जगह बदल जाएगी। ओके,
अब num 1 अगर बाहर आया तो कितना है 10, और num 2 अंदर गया 20, तो 10 2 बार 20 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें रिमाइंडर मिलता होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0 आ गया। सही है। अगर मैं 9 करूँ या 12 करूँ, अब क्या आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, 10 2 बार 20 और 12 में से माइनस कर दें 20 तो 8 आ गया। ओके, num 2 नहीं, num 2 अंदर जाएगा, num 1 से डिवाइड करें। सही है, समझ आई? हाँ, अगर num 2 देखो बाहर लेफ्ट पे है, num 1 राइट पे है, अगर कभी मुश्किल आए ना ये डिसीजन करने में, तो num 2 को एज अ लेफ्ट ले लेना, num 1 को एज अ राइट ले लेना। ठीक है, फिर आपने अपनी जगह चेंज कर देनी, num 1 बाहर आ जाएगा, num 2 अंदर चल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट को राइट पे ले आना है, राइट को लेफ्ट पे ले आना है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा बाहर कौन सा जाएगा, अंदर कौन सा। num 1 बाहर आ गया तो 12, अंदर गया 20, तो 12 1s are 12 और बाकी बचे 8, तो वो वैसे ही 8। समझ आ गई इसकी? अच्छा, एक और चीज़, अगर लेट्स सपोज num 2 ने अंदर जाना है ना, 20 है, अगर मैं इसमें 0 रख देता हूँ या 10 रखता हूँ, अब बाहर क्या है 12 को डिवाइड करें 10 पे तो डिवाइड होता है नहीं, अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली से छोटी है। ठीक है, जब छोटी हो ना तो जवाब हमेशा 0 आता, सॉरी अंदर वाला आता है। ओके, अगर अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली से छोटी है तब जवाब वो अंदर वाली वैल्यू ही आ जाएगी। समझ आ गई? जैसे num 2 था ना, मैंने कहा num 2 को डिवाइड करो num 1 से, तो num 1 बाहर आ जाएगा, num 2 रूट के अंदर चला जाएगा। अब num 1 कितना था 12, और अंदर आने वाली वैल्यू कितनी थी 10, 12 से छोटी है ना, तो जवाब में हमेशा अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी 10। सही है। अगर 0 होगा यहाँ पर फिर क्या आएगा 0। समझ आ गई? जब वैल्यू छोटी हो ना, सिंपल, अगर वैल्यू छोटी है ना बाहर वाली से तो जवाब अंदर वाली वैल्यू है। सही है, ये रूल है इसका। इतने में क्लैरिटी है? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब इसी तरह ना हमारे पास ये आता है एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, मैं कहता हूँ num 1 का एक्सपोनेंट है num 2। इसका मतलब ये ना दूसरी वैल्यू को उसकी पावर में लेके जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ ना num 1 का एक्सपोनेंट num 2, तो इसका मतलब क्या है, num 1 किसको रिप्लेस कर रहे हैं 12 को, और num 2 2 को, तो 12 की पावर 2 कितना होता है 12 स्क्वायर 144, तो 144। ठीक है, मतलब पावर में लेके जाता है वैल्यू। सही है। num 1 12 है, num 2 है, 12 की पावर को लेके जाएगा नहीं, बाद में आने वाली वैल्यू को लेके जाएगा वो। ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सेम वो स्केयर नहीं जिस तरह आप लेते हैं मैथमेटिक्स में, वही वाला काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ 5, अब 12 की पावर कितनी होगी 5, अब क्या आएगा जवाब इतना। सही है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। समझ आ गई ये सारा? ठीक है, अब एक और चीज़ लास्ट, एक मैं एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखता हूँ। एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिनमें मतलब मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रही हो ना, मल्टीपल एक से ज़्यादा, वो एक्सप्रेशन फिर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैं लिखता हूँ num 1 num 2 तो डिफाइन करेंगे ना, इनको नीचे ले आओ, प्लस num 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 30 या 3 या 5 या 4 कर लें, डिवाइड बाय 2 प्लस 10 अब ये एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और एक और कर लेते हैं, पूरा ये सारे कर दिए हैं। ओके, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पर डी मैथ्स नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा बोर्ड मैथ्स। क्या लगेगा? बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स में क्या होता है, बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट्स को। किसको? ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो। ओके, उसके बाद ओ रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन ये जो एक्सपोनेंट है
ठीक है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्डर भी कहते हैं। फिर ये सॉल्व हो, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ओके, अब इसको सॉल्व करें, बताएं क्या जवाब आता है। जल्दी जल्दी, क्विकली। So everyone, this is a spicy lemon salad. समझ आया कि नहीं पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यार? यहाँ पर देखो, पहले ब्रैकेट num 1 प्लस num 2 14 आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर रिजॉल्व करो, ये 9 3 9 हो गया, सही है, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद आ गई मल्टीप्लिकेशन, 3 3 की पावर 3 27, ठीक है। अभी तो गया ना, मल्टीप्लिकेशन आएगी अब, ठीक है। तो कर दें 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। अब करें डिवीजन, ठीक है। 2 1 ज़ार और ये बन जाएगा 20। 10 का मॉडुलस लें 2 से, 0 आ जाएगा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। आप एडिशन कर दें 24 प्लस 0 34, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 और यहाँ पर 34 प्लस 10 44, 44 माइनस 27 कितने हो गए 17 जवाब आना चाहिए, ऐसे ही है ना, कमी पेशी ना हो बस। एरर है, एरर क्यों है? जो आप यहाँ पर कंसोल करवा रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं अब एग्जीक्यूशन का वो पार्ट नहीं ना बना, कमेंट कर दिया, इस वजह से उसने एरर दिया 17। ओके, इस तरह आपने ना कोई 10-12 एक्सप्रेशन लिखवा लेने हैं, जीपीटी से लिखवा लें, चैट जीपीटी, उसको खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये आपका काम है आज का। ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था ना कि ये चीज़ ना अभी याद कर लें आप, सही है, सिंपल। हाँ, ये कुछ है, सही है। ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।